सो लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे। आज की एडवांस क्लास कोनिक सेक्शन के ऊपर। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। राइट। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू। राइट। यू गॉट टू फाइंड द कंडीशन। पेन पेपर लेकर के बैठे और साथ साथ ट्राई करते चले। आपको एक कंडीशन निकालनी है फॉर टू पैराबोलाज। पहला पैराबोला है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, एंड अनदर पैराबोला है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4c टाइम्स x माइनस बी। फाइंड द कंडीशन कि ये दोनों पैराबोलाज कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल, कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल other than the axis unless, इनफैक्ट अनलेस नहीं, बस यहीं तक बात करते हैं। ठीक है ना। आपको ये कंडीशन बतानी है कि ये जो दो पैराबोलाज हैं, कौन से दो पैराबोलाज, ये रहा P1 एक पैराबोला, और ये रहा P2 एक अनदर पैराबोला। दे कैनॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल अदर देन द एक्सेस। के इन दोनों पैराबोला की कोई, कैन दे कैन नॉट हैव, मतलब इनकी कोई और अदर नॉर्मल नहीं हो सकती अदर देन दी एक्सेस। उसके लिए क्या कंडीशन है ना। इनफैक्ट अगर मैं इस बात को, जो मेरे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन लिखा है, आपको ये बताना है। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। प्रूव दैट, प्रूव दैट फॉर टू पैराबोलाज cannot have a common normal other than the axis unless b divided a minus c is greater than 2। एक्चुअली ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका तो कोई भी मैनर में पूछा जा सकता है। तो दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन कि दो पैराबोलास की कोई नॉर्मल अदर देन द एक्सिस नहीं हो सकती अनलेस ये बात सही हो। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, आराम से समझते हैं इस बात को। इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम इस पैराबोला की बात करें, है ना, P2 पैराबोला की, y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस बी माइनस 2cm माइनस cm क्यूब। क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला P2, है ना। स्टैंडर्ड पैराबोला को नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब यहां पर x की जगह x माइनस बी है और a की वैल्यू c है। करेक्ट। ठीक है, ये तो नॉर्मल टू P2 हुई। अब एक वर्ड इस्तेमाल किया क्वेश्चन ने, कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल है तो दोनों की, यानी अगर मैं अभी मैंने P2 के लिए नॉर्मल की बात करी, अब हम P1 के लिए नॉर्मल की बात करेंगे। तो फॉर P1 पैराबोला y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस
ए एम क्यूब, ये अभी अभी हम बात करके हटे हैं, है ना। ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है, यहाँ शिफ्टिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। इसकी नॉर्मल लिखती। अब क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया कॉमन नॉर्मल है, तो कहना इससे बोथ आर आइडेंटिकल। दोनों नॉर्मल्स क्या हो जाएंगी, या दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, अब m मल्टीप्लाइड बाय x करेंगे तो ये mx वाला पोर्शन यहां भी आ जाएगा। तो यानी जो उसके बाद का जो कांस्टेंट पार्ट निकल के यहां से आएगा, और यहां से जो कांस्टेंट पार्ट निकल के आएगा, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बराबर ये दोनों की, राइट। यानी -2am -am³ इक्वल्स टू -mb -2cm -cm³। ऐसा लिख दिया हमने। देख लो ध्यान से, यहां तक किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो प्लीज बताएं, चैट में डालें। बोलना चाहें बोल सकते हैं कि कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही हो। मुझे लगता नहीं वैसे, कि बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से मैंने बात समझाई। अब इन दोनों को जैसे ही मैंने इक्वेट कर दिया, एक तो बात आप क्या कर सकते हैं, इधर भी m और इधर भी m कॉमन आएगा, तो m इक्वल टू 0 वहां से आ जाएगा। जो m इक्वल टू 0 आएगा वो वही है, अगर यहां पर m इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जिसको आप अगर यहां पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जैसे ही y इक्वल टू 0 आएगा, उससे x एक्सिस, यानी एक्सिस की बात आ जाएगी। ऋषभ आप गलत कह रहे हैं, वेट अ मोमेंट, आराम से सुनो। एक मैंने कहा m इक्वल टू 0 सोल्यूशन आएगा, दोबारा दोहरा रहा हूं, वो m इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 0 वैल्यू आई। y इक्वल टू 0 मतलब एक्सिस, कौन सी, x एक्सिस। और वही बोला गया, यानी वन ऑफ द कॉमन नॉर्मल टू द टू पैराबोलाज विल बी द x एक्सिस ऑल्सो, राइट। क्योंकि होना हो, ध्यान से देखो, एक पैराबोला y² इक्वल टू 4ax की बात हो रही है, और दूसरा पैराबोला 4c टाइम्स ऑफ लेटर से x माइनस बी इधर आ जाएगा, लेटर से ऐसा भी आ रहा होगा। तो दोनों को ये नॉर्मल कॉमन आ रही है, हम कह रहे हैं x एक्सिस, ठीक। उसके अलावा की बात की जा रही है, तो दोनों तरफ m कॉमन लिया, m हटा देंगे। m हटाने के बाद इधर भी m² बचेगा, इधर भी m² बचेगा, और ये दोनों टर्म्स में m नहीं आएगा, इसमें भी m नहीं आएगा। क्लब करेंगे सारी चीजों को एक तरफ ले जाने के बाद, वहां से m² की वैल्यू आएगी b/a - c - 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आएगी, m² की। अब हमें पता है किसी भी चीज का स्क्वायर फॉर रियल वैल्यू ऑफ m, m की रियल वैल्यू के लिए जो m² है वो क्या होना चाहिए, 0, या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। विच क्लियरली इंप्लाइज b/a - c - 2 मस्ट बी, और इक्वल टू 0 की बात छोड़ दो, क्योंकि m इक्वल टू 0 का केस तो अलग से डील कर लिया, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। इक्वल टू 0 की बात तो अलग कर ली, यहां से बात निकल के आते b/a - c इज ग्रेटर देन 2। ये आपके लिए फाइनल कंडीशन आ गई, जो बात आपको प्रूव करने के लिए बोली गई थी। अब आराम से देखें ऋषभ, आई एम श्योर आपको समझ में आई बात कि क्या निकल के बात आ रही है। अगर आप सभी को समझ आ गया तो लिख दीजिए चैट में अंडरस्टूड या फिर क्लियर। नहीं आया तब भी लिखें आप, ठीक है ऋषभ।
मैं वेट कर रहा हूँ, सब लोग लिखें आराम से। चलिए, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर लगभग सभी को समझ में आई बात ये। तो प्लीज लेट अस मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन नाउ। एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूं अभी मैं आपको, है ना। क्वेश्चन पे फिर चलेंगे। डोंट वरी मोनिका, राइट आफ्टर द क्लास आई शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस। सो एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है, लेकिन ध्यान से सुने। मान लीजिए ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। ठीक। मान लीजिए पैराबोला है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। सो अगर मैं लिख दे रहा हूं ये बात, इफ द नॉर्मल एट t1 meets the parabola, meets the parabola again at t2, then t2 equals minus t1 minus 2 by t1। ये एक रिलेशन होता है। क्या मतलब? मैंने कहा अगर मान लीजिए ये टेंजेंट है, यहां पर एक नॉर्मल बनाई गई, और मान लो इस पॉइंट का पैरामीटर t1 है, और अगर ये नॉर्मल आकर के पैराबोला को किसी दूसरे पॉइंट पर आकर के मीट कर रही है, जिसका पैरामीटर t2 है, राइट, जिसका पैरामीटर t2 है, तो t1 पैरामीटर और t2 पैरामीटर में ये एक रिलेशन होता है। आई कैसे बात? प्रूफ बता दे रहा हूं, लेकिन रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जानते हैं कि नॉर्मल किसी एक पॉइंट पर अगर t1 पर बना रहे, तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू माइनस टी एक्स, तो t की जगह t1x प्लस 2a t1 प्लस a t1 का क्यूब होती है। ये किसकी इक्वेशन है? नॉर्मल की, एट अ पॉइंट t1। अब इस पॉइंट का पैरामीटर क्या है? t2। कोऑर्डिनेट क्या है? a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। ये जो पॉइंट है, इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। वहां से ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस एंटायर लाइन। आई एम श्योर समझ आई मेरी बात, कि t2 इक्वल्स माइनस t1 माइनस 2/t1। किसी को नहीं समझ में आई बात ये, तो दोबारा पूछें, एल्स लिख लें। टेक अ मिनट टू राइट।
डन। चलिए, आई एम श्योर ये बात क्लियर हो गई। मूविंग ऑन टू द अनदर पार्ट। ठीक है। इफ द नॉर्मल to the parabola, if the normals to the parabola y square equal to 4x at the points t1 and t2 intersect again on the parabola, intersect कहां कर रहे हैं? Again on the parabola at the point t3, at the point t3। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर नॉर्मल एक पॉइंट T1 पर बनी और एक अनदर नॉर्मल एट T2 पैरामीटर पर बनी, दोनों मीट कर रही है, लेकिन जो उनका मीटिंग पॉइंट है वो दोबारा पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है जिसका पैरामीटर T3 है। देन यहां से एक निष्कर्ष निकलता है। क्या? T1 T2 की वैल्यू 2 आती है, एक बात। और एक और रिलेशन निकलता है, T3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ T1 प्लस T2। एक ये निष्कर्ष निकलता है। दो रिजल्ट्स निकलते हैं और एक और बात निकल के आती है। एंड द लाइन ज्वाइनिंग एंड द लाइन ज्वाइनिंग T1 and T2 passes through a fixed point, passes through a fixed point -2a, 0। ये तीन बातें निकल के आती हैं। इन बात को अच्छे से अपने को ध्यान रखना है। पहले एक बार समझो, एक बार इसे पढ़े सब लोग आराम से, 2 मिनट लगाइए। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ये आया कैसे, और फाइनली इसको एज ए रिजल्ट के तौर पे आपको याद करना है। चलिए, मैंने क्या कहा कि भैया नॉर्मल, यानी ये रहा डायग्राम, लेट अस से ये रहा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक। मान लीजिए एक नॉर्मल यहां बनाई गई, एक पॉइंट t इक्वल टू T1 पर, ये रही वो नॉर्मल। ठीक है ना, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल आ गई। दूसरी नॉर्मल लेटस से एक अनदर पैरामीटर के ऊपर बनी, और वो नॉर्मल पहली नॉर्मल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर जाकर के, जो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है जिसका पैरामीटर T3 है ना। ये नॉर्मल है। करेक्ट हो गई बात की। ये एक पैरामीटर T1, ये पैरामीटर T2, ये पैरामीटर T3। तो हमने कहा तब आपके पास पहला रिलेशन ये याद रखना चाहिए, T1 T2 = 2। दूसरा रिलेशन T1 T2 T3 के अंदर में ये होता है। और तीसरा रिलेशन हमने कह दिया, द लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2 पासिस थ्रू दिस पॉइंट। क्या कहा हमने यहां पर? लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2, यानी T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन आएगी वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगी, और वो फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2a, 0 होगा। ठीक। आई कैसे ये बात? अब ये तो मैंने ये बात समझाई कि जो मैंने लिखी थी। अब सवाल उठता है इसका प्रूफ क्या है? पता तो होनी चाहिए बात ये कि प्रूफ क्या है इसका। देखिए, उसके लिए क्या करेंगे हम?
हमने एक चीज पढ़ रखी है कि हम नॉर्मल एट T1 लिख सकते हैं क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में भी लिखी थी। T1 की जगह हम T2 लिख दें तो नॉर्मल एट T2 भी आ जाएगी। T1 और T2 पॉइंट पर नॉर्मल लिखी, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मैंने आपकी कॉपीज में लिखा रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2, इन दोनों पर इंटरसेक्शन का जो पॉइंट आएगा, यानी T1 और T2 पर, वो क्या आएगा? वो अपने को मालूम है, नहीं मालूम है फिर भी मैं लिखा रहा हूं, वो आता है A टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 +2 कॉमा -A T1 T2 टाइम्स ऑफ T1 + T2, है ना? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया नॉर्मल्स का। और हम ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर में कि जो नॉर्मल है वो T3 पॉइंट पर इंटरसेक्शन कर रही है। T3 पॉइंट का इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? A T3 स्क्वायर कॉमा 2A T3। अब वो क्या करें हम? वो हम यहां से समझ में आती है बात कि इस पॉइंट को इक्वेट कर देंगे A T3 स्क्वायर से, और इस पॉइंट को इक्वेट कर देंगे 2A T3 से। वहां से ये रिलेशन निकल के आते हैं, जो रिलेशंस आपको लिखा है, पहला, दूसरा और तीसरा रिलेशन तो हमें कोड ज्वाइनिंग T1 T2 हमें मालूम होती है। तो T1 और T2 को ज्वाइन करके जो कोड बनेगी, उस कोड को हम कहेंगे कि वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करते हैं, क्योंकि जो कोड होती है उसकी इक्वेशन, कोड पासिंग थ्रू T1 एंड T2 इज गिवन बाय, वो क्या इक्वेशन है? 2x - of T1 + T2 × y +2A T1 T2 = 0। ये वो कोड की इक्वेशन है, और इस कोड को हम चेक कर लेंगे कि -2A, 0 से पास करती है हमेशा। राइट? ये ध्यान दे लें, लिख लें, कोई डाउट है तो दोबारा पूछें, और अगर समझ आ गया तो लिख दें। ये प्रॉपर्टी की जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने देनी थी, आई एम डन विद इट। जिन जिनको समझ में आ गया लिख दें अंडरस्टूड। सब लोग लिखें भाई, तभी मुझे समझ में आएगा कि सभी को समझ आया कि नहीं आया। आई एम स्टिल वेटिंग। ओके प्रणव, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया प्रणव आपको? प्रणव, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट क्या, कि नॉर्मल्स T1 और T2 दोनों पॉइंट पर अगर बनी, वो इंटरसेक्ट करी किसी पॉइंट T3 पे आके, जो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमारे पास तीन रिलेशंस निकल के आते हैं। T1 T2 = 2, T3 = -of T1 + T2, और T1 और T2 का इस्तेमाल करके अगर एक लाइन बनेगी, कोड बनेगी, वो कोड हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2A, 0 है। ये रिजल्ट के तौर पे याद रखेंगे, तो डायरेक्टली अगर याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इस तरीके के होंगे, यू मे कम अक्रॉस, और डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं उसके अंदर।
ठीक है क्या? जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन अगर इसके बेस पे मैं बात करूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। वही, इफ द नॉर्मल्स, लिख ले क्वेश्चन सब लोग, एट पी एंड क्यू ऑफ अ पैराबोला y square equal to 4ax intersect at point R on the curve, then show that the product of ordinates of P and Q is 8a square. Product of the ordinates at P and Q is 8a square. क्वेश्चन पढ़ो जरा, 2 मिनट ट्राई करो। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वही बात है, वही वाला केस है कि ये रहा मान लो P और ये रहा Q। ये वाली बात की गई है क्वेश्चन में। तो हमें क्या बोला गया, आर पर आकर के इंटरसेक्शन करते हैं वो। ये रहा आर, है ना, यही डायग्राम है। प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स कौन है, तो पी का। एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज द ऑर्डिनेट। तो 80 स्क्वायर 280, पी के लिए बात करेंगे तो 2a t1 मल्टीप्लाइड बाई 2a t2, यानी ये बन जाएगा 4a² t1 t2। करेक्ट है। और हमें मालूम है कि इस केस में जब वो दोनों इंटरसेक्शन आर पे आके करते हैं तो T1 T2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती। इस 2 को यहां सब्सटीट्यूट कर दो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 8a²। और यही आपको प्रूव करना था। नहीं बात समझ में आई, दोबारा बोले, दोबारा पूछे। क्योंकि हमें रिजल्ट याद था तो बहुत आसानी से आंसर निकल गया। चलिए ये बात क्लियर हो गई, तो चलते हैं फिर अगले सवाल पर, है ना। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन नाउ। एक सर्कल और पैराबोला का मिक्सअप करके क्वेश्चन दे रहा हूं, समझने की जरूरत है। राइट, लिखिए। If this circle touches the parabola
if this circle touches the parabola y equal to 2x square tangentially at the points P and Q, then the sum of the ordinates of P and Q is, ये अपने को बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। गो थ्रू करें आराम से। आराम से पढ़े इस चीज को, क्वेश्चन दिया हुआ ट्राई करें। चलिए, क्वेश्चन इज, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक सर्कल है जिसका कि रेडियस यूनिटी है और सेंटर उसका पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है। रेडियस यूनिटी का मतलब रेडियस का मान आ गया। और अगर इस सर्कल ने टच किया पैराबोला को, और पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, राइट, टेंजेंशियली। इसका क्या मतलब हुआ? डायग्राम बनाते हैं। ठीक। y इक्वल टू 2x स्क्वायर की बात करें तो ये रहा y इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये अपने पास पैराबोला की बात आ गई। अब सर्कल क्या कर रहा है? इस पैराबोला को टेंजेंशियली टच कर रहा है एट P एंड Q। मतलब है इस बात का ऐसा, देखो ध्यान से। इस बात का ये मतलब है एक्चुअली कि जो सर्कल है वो पैराबोला को एक P और एक Q पॉइंट पर टच कर रहा है। समझ आई मेरी बात? टेंजेंशियली टच कर रहा है और अपने को सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q बताना है। और क्वेश्चन एक और चीज दे रखी है। सर्कल का रेडियस यूनिटी है यानी 1 है, और सेंटर उसका वाई एक्सिस के ऊपर है। ये कहीं ना कहीं सर्कल का सेंटर आ गया। लेटस से 0, a मान लिया, और सर्कल का रेडियस तो 1 है। ठीक है। अब ये जो P पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो a t स्क्वायर। अब यहां से, सॉरी, पैराबोला कौन सा फॉर्मेट है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y का फॉर्मेट है। तो 280, 80 स्क्वायर है ना। तो यहां पर 280, 80 स्क्वायर, क्योंकि आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू y/2 आ गया। तो 4a की वैल्यू 1/2, यानी a की वैल्यू आ गई 1/8। और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 280, 80 राइट। क्लियर है बात यहां तक? जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। चलिए, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि पैराबोला
की इक्वेशन y इक्वल टू 2x स्क्वायर है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में भी बात कर लूं, तो अगर x को मैं t पुट करूंगा, x को यहाँ t पुट करूंगा, तो y आ जाएगा 2t स्क्वायर। अब इसको सिंपल ऐसे ट्रीट करो, और कोई चक्करबाजी में पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में बात करी कि अगर p पॉइंट है, उसका पैरामीटर मैंने t माना, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट t है, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा, 2t स्क्वायर आ जाएगा। और Q पॉइंट की बात करूं, क्योंकि सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो पक्की बात है सिमेट्रिक है, यानी लेफ्ट इधर और इधर सिमेट्रिक है। तो Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो P पॉइंट की मिरर इमेज रहेगा, यानी -t, 2t स्क्वायर रहेगा। है ना, उसका पैरामीटर उधर का t है, तो इधर का पैरामीटर क्या आ जाएगा, -t आ जाएगा। बस इतना सा फर्क आएगा, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात ये? क्वेश्चन ने क्या मांगा है अपने से, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स एट पी एंड क्यू। ऑर्डिनेट्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये अपने से पूछा गया है कि भाई 4t स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो ठीक है, 4t स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे? क्वेश्चन ने बोला सर्कल और पैराबोला एक दूसरे को टेंजेंशियली टच कर रहे हैं, मतलब ये कॉमन टेंजेंट है सर्कल की भी और पैराबोला की। ठीक है, तो और हमें एक चीज और पता है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल टेंजेंट को आ रही है, और ये नॉर्मल सर्कल की भी नॉर्मल है। और सर्कल की एक और प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की जो नॉर्मल होती है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करती है। ठीक है बात? अब y इक्वल टू 2x स्क्वायर कर दिया हुआ है, हमें पता है टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूं। अब आप सभी ने थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, यहां से dy/dx आ जाएगा, वो आ जाएगा 4x। dy/dx क्या आएगा, 4x। और dy/dx का मतलब स्लोप होता है। और अब मैं स्लोप कहां लिखना चाह रहा हूं, P पॉइंट पर लिखना चाह रहा हूं। dy/dx एट P इज इक्वल टू 4 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, और P का x कोऑर्डिनेट कौन है, t। ये बन गई बात, यानी dy/dx आ गया 4t। क्लियर? ये 4t आ गई स्लोप, मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ द नॉर्मल। कौन सी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर इसको मैं O मानता हूं, OP, OP की स्लोप क्या आ रही है, y2 - y1, 2t स्क्वायर माइनस ए, डिवाइडेड t - 0। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया, M1 M2 - 1, क्योंकि दोनों की स्लोप्स आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां से क्या आ गया, 2t स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू आ गई, क्योंकि टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा ये वाला, -1/4 आ गई। 2t स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू आ गई -1/4। क्लियर है? अब हमें एक और चीज पता है, ये एक रिलेशन मिला अपने को, लेट मी नेम इट एज 1। अब जो पॉइंट पी आ रहा है वो तो पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, और डायग्राम से नजर आ रहा है वो सर्कल के ऊपर भी लाई करेगा। और जो सर्कल है उसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस सेंटर y - a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सर्कल की इक्वेशन है, और सर्कल की इक्वेशन पे कौन लाई कर रहा है, पॉइंट पी लाई कर रहा है। क्या करेगा उसको, वो सेटिस्फाई करेगा। यानी t² + 2t² - a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये सर्कल की इक्वेशन
को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट आ गया। 2t² - a की वैल्यू क्या है? माइनस का 1/4। ये वैल्यू किसके अंदर में, इसमें पुट कर दे रहे, यानी t² प्लस -1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू, t² की वैल्यू। t² की वैल्यू चेक करोगे तो 1 - 1/16 इज 15/16। पर अपने को क्या रिक्वायर्ड था, 4t²। ये हमने निकालना था, ध्यान याद करो। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सम ऑफ दी ऑर्डर 2t² प्लस 2t² की बात कर रहे थे अपन लोग। 4t², वो 4t² की वैल्यू क्या आ गई, 15/4। एंड दैट्स द आंसर। देखो भाई, समझ नहीं आया दोबारा पूछो, आ गया तो लिखो समझ आ गया। इसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए। टेंजेंशियली मीट करने का मतलब क्या है, टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके बात क्या करेंगे, M1 M2 - 1 का रोल, ये सारी बातें समझी हमने। गो थ्रू करो, अगर समझ आ गया तो लिखो अंडरस्टूड। अभी सब लोग लिखो फटाफट, तभी मुझे समझ में आएगी बात क्या आया कि नहीं आया समझ। चलिए ठीक है भाई, अंडरस्टूड। चलते हैं अगली बात पर। अब एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में, है ना। क्या होता है को नॉर्मल पॉइंट्स, देखिए जरा सुनो। ये एक पैराबोला है, y² = 4x। मैं लिख रहा हूं एक लाइन, द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which the normals pass through a common point are co-normal points, है ना। मतलब क्या हुआ इस बात का कि the points on the curve at which the normals passes through a common point। मान लो यहां, यहां, यानी ये परपेंडिकुलर, मान लो यहां ये टेंजेंट बनाई यहां, फिर ये नॉर्मल, ये टेंजेंट और नॉर्मल, ये टेंजेंट और नॉर्मल, यानी, और ये तीनों मीट कर रही है यहां पर आकर के।
लेट अस से ये पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है। तो ध्यान से देखिए, ऐसा समझो, पी पॉइंट से तीन नॉर्मल बनी पैराबोला के ऊपर, और उन तीनों पॉइंट्स को, यानी क्यू, आर, एस को कहा जा रहा है को नॉर्मल पॉइंट्स। इनको कहते हैं हम लोग को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक। और इनको एक और चीज कही जाती है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी फीट्स ऑफ द नॉर्मल्स। फीट्स ऑफ द नॉर्मल्स। आई एम वेरी श्योर आपको बात क्लिक करी, समझ में आई। ठीक। चलिए, अब मैं इसके ऊपर एक और बात करूंगा। को नॉर्मल पॉइंट से रिलेटेड एक बात अपने को ध्यान रखनी है, क्या ये मैंने पहले भी बताई थी शायद, फिर भी मैं बता दे रहा हूं दोबारा। हम जानते हैं एक नॉर्मल की इक्वेशन -am³ होती है, और लेट इट पास थ्रू, लेट दिस नॉर्मल पास थ्रू द पॉइंट h, तो k इज इक्वल टू mh -2am -am³ होता है। m में यहां एक क्यूबिक बनेगी, क्योंकि am³ प्लस m टाइम्स 2a माइनस h प्लस के इक्वल टू 0। m में जो क्यूबिक बनी उसके तीन रूट्स आएंगे, एक m1, एक m2 और एक m3। और ध्यान से देखें, ये और कुछ भी नहीं है, ये जो नॉर्मल आई उसमें एक का रूट m1, एक दूसरी की स्लोप m2 और तीसरी की स्लोप m3, ये मतलब हुआ, है ना। और ये जो x1 y1 है, इसकी जगह मैंने h, k ले लिया, ऐसा समझ लें। m1, m2, m3। और यहां से आपको सिंपल क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से या थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या है? 0 है। m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m3 इंटू m1, यानी सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, वो वैल्यू क्या आएगी? 2a माइनस एच डिवाइडेड बाय a आ जाएगी। और m1, m2, m3 की वैल्यू -k डिवाइडेड बाय a आ जाएगी, है ना। ये साफ साफ समझ में आ रहा है। और मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक और बात बता देता हूं, ये तो लिख ही लें आप लोग। ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का Q का कोऑर्डिनेट क्या आता है? am1² -2am1। R का कोऑर्डिनेट आएगा am2² -2am2। S का कोऑर्डिनेट आएगा am3² -2am3, है ना। m1, m2, m3। यहां से एक बात समझ में आई, क्यू आर एस का कोऑर्डिनेट पहली बात तो याद करना पड़ेगा आपको, है ना। am² -2am, इसकी जनरल बात कर ले, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट m वी आर टॉकिंग अबाउट, m1 या m2 या m3 की, उस हिसाब से वहां पर वैल्यू पुट कर दे। ठीक हो गई बात ये क्या है? पॉइंट ऑफ, जहां पर नॉर्मल बन रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ ए एंड एम, राइट। और अब एक बात और समझ में आती है, क्योंकि एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन आ गए, तो मैं एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुने। एल्जेब्रिक सम ऑफ
the ordinates of three concurrent points is zero। क्या मतलब? हमने कहा क्यू आर एस जो को नॉर्मल पॉइंट्स है उसका ऑर्डिनेट कौन है, -2 AM1, -2 AM2, -2 AM3, इन सबको ऐड करो अगर, यानी सम ऑफ द ऑर्डिनेट -2 A टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ जाएगी बात, राइट। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, जीरो है। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो तो ये निकल के जीरो आता है। अब पढ़ो इस बात को, एल्जेब्रिक सम किसका, ऑर्डिनेट्स का। ऑर्डिनेट कौन, वाई कोऑर्डिनेट किसके, तीनों पॉइंट्स जो कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट मतलब तीन पॉइंट्स जो, जिन पर जो नॉर्मल बनी वो किसी एक ही पॉइंट पर आकर के मीट करते हैं, तो पी पॉइंट को एक कॉन्करेंट पॉइंट कहा जाता है। देखो बात समझ आई या नहीं आई? अगर आई तो लिख दें यस, नहीं आई तो दोबारा पूछते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है बात तो। आगे चल रहे हैं, गिव मी जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो कॉन नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में बात क्लियर समझ में आ गई है। अब इस पे एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं यहां से। कॉन नॉर्मल पॉइंट्स की बात तो आ गई। हम्म एक और काम किया जा सकता है यहाँ, कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जा सकते हैं, क्यू आर और एस तीनों को ज्वाइन कर दे तो मिलकर के एक ट्रायंगल बन रहा है, और उस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब जवाब किए जा सकते हैं। कि बताइए, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड से रिलेटेड कोई बात आ जाएगी, है ना। मान लीजिए ट्रायंगल की बात आ रही है, इस ट्रायंगल का अगर सेंट्रॉइड निकालना है मुझे, सेंट्रॉइड की बात करनी है ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। वो क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, और y1 + y2 + y3/3। वहां से क्या आ जाएगी बात, a टाइम्स ऑफ m1² प्लस m2² m3² डिवाइडेड 3, और 2a टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें पता है ये वैल्यू तो जीरो ही है, m1 + m2 + m3 तो जीरो है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गई बात। आपसे पूछ लेगा वो, क्या सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, आंसर है यस, बिल्कुल सही है बात।
क्योंकि जब वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 आ रहा है सेंट्रॉइड का, तो कंफर्म है सेंट्रॉइड इज लाइंग ऑन दी एक्स एक्सिस, यानी यहां पर। ध्यान से देखें, एक मिनट रुकिए। ये एक सेंट्रॉइड बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इस हिस्से के अंदर में यहां लाई करेगा, क्योंकि सेंट्रॉइड तो हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है, इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ये हमने स्टेटलिंग चैप्टर में पढ़ी है। तो जो ये हिस्सा मैंने जो मार्क किया, ये हिस्सा है ट्राइंगल के जो अंदर लाई कर रहा है और जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस हिस्से के ऊपर सेंट्रॉइड इस ट्राइंगल का, कौन सा ट्राइंगल का, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द को नॉर्मल पॉइंट्स विल लाई ऑन दिस रीजन। ठीक है ना। और हाँ, फर्दर एक और बात की जा सकती है, समेशन m1 स्क्वायर, यानी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। वो कैसे निकलेगी? m1 प्लस m2 प्लस m3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ m1, राइट। वहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्चुअली ये वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, इट कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू आ जाती है। और एक और बात, अब ये जो ट्राइंगल आ रहा है, ये तो पॉजिटिव रीजन ऑफ द एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये नेगेटिव रीजन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। तो इस क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 है, जिससे एक और निष्कर्ष निकल के आया, 2/3 ऑफ h-2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब h इज ग्रेटर देन 2 है। h इज ग्रेटर देन 2 है। और h इज ग्रेटर देन 2 है का मतलब क्या हुआ? एक लाइन लिख रहा हूं, बहुत जबरदस्त पॉइंट है जो ये मैंने अभी आपको समझाया। क्या? हेंस एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ concurrency of three concurrent normals is greater than 2a। ध्यान से पढ़ो, एब्सिसा क्या है, किसका? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, यानी पी पॉइंट की बात हो रही है। पी का कोऑर्डिनेट क्या था? एच कॉमा के। एच क्या है उसका? एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एब्सिसा वो क्या है? एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 कॉन्करेंट नॉर्मल्स, यानी को नॉर्मल्स की बात हो रही है, वो हमेशा 2a से बड़ा होगा। इसे लिख ले और बताइए बात समझ आई या नहीं आई। नहीं आई तो लिखे, आई तो लिखे। दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट। हाँ भाई, क्लियर सभी को?
चलिए बहुत बढ़िया। अब एक दो की पॉइंट्स और लिखा रहा हूं मैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो याद रखेंगे। लिखो जरा। द सर्कल circumscribing the triangle formed by any three tangents to a parabola passes through the focus. The circle circumscribing the triangle formed by three tangents, यानी मैंने कहा ये एक पैराबोला है, मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। द सर्कल circumscribing द ट्राइंगल formed by थ्री tangents, यानी लेट अस से ये कोई एक टेंजेंट है, ये दूसरी कोई एक टेंजेंट है, और ये तीसरी कोई एक टेंजेंट है। ये एक पॉइंट पैरामीटर T1 है, ये दूसरा पॉइंट पैरामीटर T2 है, ये तीसरा पॉइंट पैरामीटर T3 है ना। इन तीनों पॉइंट्स पर टेंजेंट बनी और वो टेंजेंट्स मिल करके एक ट्राइंगल बना रही हैं, लेट अस से PQR। इन तीनों पॉइंट्स को सरकमस्क्राइब करने वाला सर्कल जो है, यानी ऐसा कुछ। ऐसा कुछ सर्कल, वो पक्की बात है हमेशा फोकस से पास कर रहे, इट पास थ्रू a, 0। दैट्स द प्रॉपर्टी। प्रूफ इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है इसका, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता कि क्वेश्चन में वो पूछी कैसे जा रही है ये प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इट पास थ्रू दी फोकस। निकालने में निकाला जा सकता है कि T1 और T2 पर जो टेंजेंट आई है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तीनों का इस्तेमाल करके एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल से वो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, उसको फोकस से पास कराएंगे तो हम चेक करेंगे कि यस वो फोकस से पास कर रही है। ठीक है ना। बट आई डोंट थिंक सो कितना पेन लेने की जरूरत है अभी। ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट के तौर पे इसको याद रखेंगे। प्रूव करने की अलग से जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये समझ में आ गया कि प्रूव इसका आएगा कैसे, प्रूव कैसे होगा। क्लियर। लिख लें बात। अगली बात पे आ रहे हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by three points on a parabola is twice the area of the triangle formed by the tangents at these points। ठीक। क्या मतलब? ये एक पैराबोला है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द थ्री पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला। एक पॉइंट,
कोई दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, है ना, इज ट्वाइस द एरिया फाउंड बाय द टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स। आप ऐसे समझो, पीछे ये लिखा हुआ था ना, ये मान लो T1 T2 T3 को 3 पॉइंट आ गए, इन तीनों ने मिलकर के एक, तीनों को मिलकर के एक ट्राइंगल बनाया, T1 T2 T3। उसका जो एरिया आएगा, है ना, उसका जो एरिया वो निकाल लेंगे, वो एरिया ट्वाइस होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स। यानी PQR ट्राइंगल का एरिया का 2 टाइम्स कर दें तो इस ट्राइंगल का एरिया निकल के आएगा। ये अगेन प्रूव की जा सकती है बात, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट के थ्रू। हाफ ऑफ डेट ऑफ x1 y11 x2 y21 x3 y31, वहां से एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाला जा सकता है। ये भी बात आपको समझ में, मान लीजिए इसका एरिया मैंने कहा डेल्टा 1 है, और लेटर से PQR ट्राइंगल का, ट्राइंगल PQR का एरिया डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 1 इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा 2। ये कहा गया यहां पर, ये रिजल्ट डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? देखिए आराम से लिखे। डन। एक और बात लिखा रहा हूं, इफ द टेंजेंट्स at P and Q meet in T, then TP and TQ subtend equal angles at the focus S। राइट, मतलब क्या इस बात का, ध्यान से समझें ये प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर ये एक पैराबोला, लेट अस से टेंजेंट बना दी P और Q पर, ये रही टेंजेंट एट P, ये रही टेंजेंट एट Q, दोनों ने मीट करते हैं आकर के T पर, तो TP और TQ सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द फोकस। ये मान लीजिए कहीं ना कहीं फोकस है S, तो TP ने फोकस पर जो एंगल बनाया, यानी ये एंगल, और TQ ने फोकस पर जो एंगल बनाया, वो बराबर होंगे। TP एंड TQ सबटेंड्स TP एंड TQ, है ना। TP ने कितना एंगल सबटेंड किया, ये वाला एंगल, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस एंगल। और TQ ने कितना बनाया, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। अगेन प्रूव किया जा सकता है, P का और Q का कोऑर्डिनेट मालूम है, T पॉइंट उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जिसका कोऑर्डिनेट A T1 T2 टाइम्स A टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 आ जाएगा। S का कोऑर्डिनेट अपने को मालूम है A, 0 है, एंगल निकल जाएगा tan थीटा वाली बात से, ये ऊपर वाला एंगल भी और नीचे वाला भी, और वो दोनों बराबर प्रूव हो जाते हैं, और वहीं से ये रिजल्ट निकल के आता है। और एक और बात, इवन यहां से एक और बात निकल के आती है, जो ट्राइंगल SPT एंड ट्राइंगल STQ, ये सिमिलर होते हैं, दे आर सिमिलर।
कब होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके एंगल्स बराबर आ जाते हैं। तो मैंने एक एंगल की बात कर ही ली है, ऐसे फर्दर भी प्रूव किए जा सकते हैं। आपको फिर दोबारा दोहरा रहा हूं बात ये, आप डायरेक्टली रिजल्ट पे फोकस करें, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक। किसी को बात यहां तक नहीं समझ में आई तो बोले, एल्स आई एम डन विद दिस थॉट जो मुझे बतानी थी। लिख दे फटाफट, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। डन, अंडरस्टूड सभी को। ओके, एक लाइन लिखा रहा हूं, इसको आराम से सोचिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इमेज ऑफ द फोकस इन द टेंजेंट at any point lies on the डायरेक्ट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसको प्रूव करना है आपने। फोकस लीजिए, A, 0, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाए, और उस टेंजेंट में इस फोकस की इमेज निकालने की कोशिश करेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगी। राइट। तो बस मेरी तरफ से जितनी प्रॉपर्टीज बतानी थी इस चैप्टर में, आई एम डन विद देम, है ना।